भाजपा संतुष्टिकरण करती है, तो भाजपा किसका संतुष्टिकरण करती है ये तो आप बताइए। भाजपा इस देश के उद्योगपतियों का संतुष्टिकरण करती है। इमरान भाई, राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों चले जाते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हर संसद सत्र में प्रधानमंत्री जी क्यों चले जाते हैं? देश में लगातार आप हारते रहे तो कनेक्ट नहीं, तब आपको मीडिया को दोष देना है, तब आपको कोई पत्रकार खोजना है, तब आपको कुछ और खोजना है। मसला क्या है? कांग्रेस कहीं हार जाए तो आप राहुल गांधी जी को दोष देंगे, भाजपा कहीं हार जाए तो नड्डा जी को दोष देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुसलमानों का सबसे अच्छा ख्याल कौन सी पार्टी रख सकती है इमरान प्रताप? जो संविधान का सम्मान करेगी वही रख सकती है, लेकिन जो संविधान बदलने का नारा लगाएंगे अपने चुनावी भाषणों में वो कभी नहीं रख सकते। जिसकी डिग्रियों का पता ना हो वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, और जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। आप पैमाना क्या रखते हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब जब देश का रुपया गिरता है तब तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है, अब नहीं गिरती क्या? ये कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। गाइस, इमरान प्रतापगढ़ी को आप लोग जानते हैं, जो एक शायर के साथ साथ एक युवा नेता भी है, जो कांग्रेस की तरफ से एक राज्यसभा सांसद भी है। ठीक है, इमरान प्रतापगढ़ी का जब भी कोई डिबेट होता है, जब भी कोई इंटरव्यू होता है, इमरान प्रतापगढ़ी से जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, जब भी माइक ऑन होता है, जब भी कैमरा ऑन होता है, जब भी कोई सवाल पूछा जाता है, तो इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ सवाल का जवाब नहीं बल्कि मीडिया को आईना दिखाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी से चाहे जो भी सवाल हो, जैसा भी सवाल हो, उसका जो एक सही जवाब, ढंग का एक जवाब इमरान प्रतापगढ़ी देता है। ठीक है, और अगर इमरान प्रतापगढ़ी के सामने कोई नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे पत्रकार या फिर एंकर कोई भी हो, अगर कोशिश करते हैं ना तो वो नाकाम होता है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी का हर एक सवाल जो है ना, सवाल का जवाब बहुत बारीकी से देता है। आज हम एक ऐसे डिबेट देखेंगे कि इमरान प्रतापगढ़ी से क्या क्या सवाल पूछा जाता है और हर एक सवाल का कितना अच्छा जवाब देता है। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आइए सबसे पहले वीडियो को देख लेते हैं। ये जो डिबेट हुई वंदे मातरम और एसआईआर वाली, खूब चर्चा थी, पूरे देश ने सबके भाषण देखे सुने, बहुत वायरल भी हुए। क्या मिला आपको उस डिबेट से? क्योंकि बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि देखिए ये हमसे डिबेट मांग रहे थे और खुद ही फंस गए दोनों मुद्दों पर, सरकार वो डिबेट जीत गई। आप उल्टा कह दीजिए कि आप फंस गए। प्रियंका गांधी जी का भाषण नहीं सुना वंदे मातरम पर आपने? आपको लगता है कि कांग्रेस फंस गई थी? इनके पास तो गिनाने के लिए कुछ था ही नहीं, फंसे तो ये थे। इनको अंततो गत्वा उस बहस को जिस दिशा में ले जा रहे थे, वहां तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का अपमान करते करते आप नड्डा जी का भाषण उठा के देखिए राज्यसभा का, एक लेवल पे आकर के राष्ट्रगान के विरोध में बोलने लगे थे। वो राष्ट्रगीत की बात करते करते टैगोर साहब के खिलाफ बोलने लगे थे। जब आप संविधान सभा पर सवालिया प्रश्न खड़ा करते हैं तो उस दौर में संविधान सभा के हर सदस्य पे आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, टैगोर से लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के, सेठ गोविंद दास से लेकर के सब पे आप आरोप लगाते हैं। तो यही काम कर रही थी भाजपा। अच्छा, एज अ मुस्लिम वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? वंदे मातरम बोलने भाई, जब संविधान सभा में बहस हो गई, मौलाना हसरत मोहानी से लेकर के मौलाना आजाद साहब तक उस संविधान सभा का हिस्सा थे, तो किसी को आप राष्ट्रगीत गाइए, कौन आप पे कौन कह रहा है? बात यह होती है जब आप जबरन थोपने की कोशिश करते हैं। आप जैसे बिहार में हिजाब का एक मुद्दा चल रहा है, हिजाब से ज्यादा मुद्दा यह है कि आप किसी महिला को जबरन कैसे छू सकते हैं। पर वो लड़की तो नौकरी ज्वाइन कर रही है। नौकरी ज्वाइन क्यों नहीं करेगी? आपने इसलिए छुआ था क्या क्योंकि वो नौकरी छोड़ दे, नौकरी ना करे? आप महिलाओं को नौकरी नहीं करने देना चाहते क्या? तो सवाल जबरन का है, आप जबरन क्यों छुएंगे? उसी तरह जबरन वंदे मातरम क्यों बुलवाएंगे? भाई, कोई चीज आप जबरन क्यों करेंगे? पर दिक्कत क्या है बोलने में? हम कह रहे हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जब लोग वंदे मातरम देश की संसद में गाया जाता है तो सब खड़े होकर के सम्मान प्रदर्शित नहीं करते तो है सारे लोग। ये मुद्दा बनाया क्यों जाता? देश में इंडिगो का क्राइसिस है, लाखों यात्री रो रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनको पैनिक है। 4-4, 5-5 घंटे प्लेन में बिठा करके फिर डीप्लेन किया जा रहा है। मैं खुद एक दिन इसका शिकार हुआ। लेकिन डिबेट किस पर होगी? 150 साल पुराने एक ऐसे विषय पे जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी उस पर बहस की आवश्यकता है। आप बताइए, दिल्ली में पॉल्यूशन मतलब लोगों की जान ले रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे हैं, खुद कितना पॉल्यूशन से परेशान है, लेकिन देश में उस पर बहस नहीं होगी। सरकार स्वीकार करेगी कि बहस होना है, लेकिन जिस दिन बहस होनी होगी एडजस्ट करके सलीके से किनारे हो जाएगी, और बाद में संसदीय कार्य मंत्री कहेंगे कि नहीं कांग्रेस वाले तो बहस नहीं। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, ये चक्रव्यूह है, यहां कोई भी सवाल अनआंसर्ड नहीं जाएगा। इमरान प्रतापगढ़ी, इमरान भाई, मुसलमानों को वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? बीजेपी कहती है ये सारा तुष्टीकरण का खेल है, और राष्ट्र गीत को गाने में दिक्कत क्या है लोगों को? देखिए, मैं 2-3 बातें बहुत क्लियर करना चाहता हूं। बीजेपी तुष्टीकरण करके जो एक संतुष्टीकरण का खेल खेलती है ना, मैं उस खेल को बहुत बारीकी से समझता हूं। भारतीय जनता पार्टी जब वंदे मातरम गा करके इस देश के लाखों क्रांतिकारी जेल जा रहे थे, गोलियां खा रहे थे, तब भाजपा वंदे मातरम क्यों नहीं गा रही थी? या जनसंघ वंदे मातरम क्यों नहीं गा रही थी? तब तो सरकार बना रहे थे मुस्लिम लीग के साथ। एक कभी इमरान प्रतापगढ़ी जी ने शब्द इस्तेमाल किया संतुष्टीकरण, तो भाजपा तो कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, तो भारतीय जनता पार्टी किसका संतुष्टीकरण कर रही है? बताइए। अच्छा, आपसे सवाल, आपसे इसका संतुष्टीकरण कर रही है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी सिर्फ वो काम कर रही है जो देश के संविधान में लिखा है। देश का संविधान जो कहता है, इस देश का हर नागरिक बराबरी का अधिकार रखता है। कांग्रेस की जब जब सरकारें रही उसने सबको बराबरी का अधिकार दिया। भाजपा एक बेसिर पैर का आरोप लगाती है और बाद में आकर के कहेंगे कि कांग्रेस तो तुष्टीकरण करती थी। आप मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बना करके कौन सा तुष्टीकरण कर रहे थे? आप शहनवाज हुसैन को साथ ला करके कौन सा
मैं तुष्टीकरण कर थोड़ा सा रोकता हूं आपको। मैं फिर कह रहा हूं कि भाजपा तो कहती है ना कि कांग्रेस मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है। जो कहती है वो कहना ही उसका गलत है। वो कहना ही उसका गलत क्यों कहती है? आप उस पर सवाल खड़ा करिए कि जो कहती है वो गलत कहती है। मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब तो दे दीजिए। अरे आप इतना बढ़िया बोलते हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? गलत कहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गलत कहती है, लेकिन आपने अभी कहा, आप तो सही कहते हैं ना, आपने अभी कहा, जब मानक ने सवाल पूछा तो आपने कहा कि भाजपा संतुष्टीकरण करती है। तो भाजपा किसका संतुष्टीकरण करती है ये तो आप बताइए। भाजपा इस देश के उद्योगपतियों का संतुष्टीकरण करती है, मुद्दों को भटका करके। ये वाला नहीं चलेगा। ज्ञानेश कुमार पर आप इतने अग्रेसिव हैं, आप कहते हैं कि भैया राहुल गांधी को आपने उस मीटिंग से बाहर कर दिया जो पहले इलेक्शन कमिश्नर चुनती थी। अब से पहले इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे चुने जाते हैं? नहीं, हम कह रहे हैं कैसे चुने जाते हैं? आप उसी ढर्रे पे देश चलाना चाह रहे हैं जैसे कांग्रेस ने चलाया था। आपका ये कहना है, आपका ये कहना है। आप बहुत बुरा चला रही थी। आप कहते हैं नहीं, आप कह रहे हैं कि बड़ा बुरा था, तो ये बताइए आप बिल्कुल जो कांग्रेस ने किया था आप वही कर रहे हैं, फिर आप कांग्रेस से अलग कहां हो गए? आप कांग्रेस से अलग कहां हो गए? और फिर बड़ी बड़ी बातें कहां से आ गई? आप कांग्रेस से बिल्कुल अलग नहीं हो गए, इसका मतलब। अच्छा इमरान भाई, राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों चले जाते हैं? खूब आलोचना होती है उनकी, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, 1 महीना मेहनत करेंगे, 2 महीना भारत जोड़ो यात्रा निकालेंगे, फिर 6-8 महीने 10 दिन। तो ये भाजपा की ट्रोल आर्मी का फैलाया हुआ झूठ है। बिल्कुल उसी टाइम पे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, जब नेता प्रतिपक्ष को जर्मनी में एक सेमिनार के लिए बुलाया गया, उसी टाइम पे प्रधानमंत्री जी भी दौरे पे थे। मेरा तो सवाल है कि हर संसद सत्र में प्रधानमंत्री जी क्यों चले जाते हैं? जब मणिपुर पे देश को संबोधित करना था, प्रधानमंत्री जी विदेश चले गए। जब इंडिगो की क्राइसिस है, प्रदूषण से सामने 10 मीटर नजर नहीं आ रहा है, क्या राहुल गांधी से ज्यादती करता है क्या देश का मीडिया और सोशल मीडिया? नहीं, आपको ऐसा लगता है? पूरे विपक्ष से ज्यादती करता है। और चूंकि राहुल गांधी सरकार के खिलाफ सबसे ताकतवर आवाज है, इसलिए उनकी छवि को खराब करने के लिए ज्यादा मेहनत करता है। पर आप ये भी मानेंगे, आपने 4-5 साल से, कितने साल से राहुल गांधी को जानते हैं आप? जब से उन्होंने आपको राज्यसभा भेजा? मैं उससे पहले से जानते हैं जी। आपने उनमें पिछले 5-7 साल में क्या इंप्रूवमेंट देखा? देखिए, सबसे पहली बात तो मानक जी, आप मतलब मीडिया और सत्ता पक्ष आरोप लगाता था राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राहुल गांधी तो राजकुमार हैं। फिर एक दिन वही शहजादा, वही राजकुमार जिसको प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कहते थे शहजादा, वो निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसने जिसके हाथ में मिट्टी लगी थी, कालिक लगी थी, मैला कुचैला कपड़ा भी पहना रहा होगा, ऐसे भी व्यक्तियों को गले से लगाते हुए 4000 किलोमीटर पैदल चला। तब आप लोगों ने बहस किस पर की कि ठंड क्यों नहीं लगती राहुल गांधी को? आपकी बहस का मुद्दा यह क्यों नहीं था कि जो काम प्रधानमंत्री को करना था वो राहुल गांधी कर रहे हैं? एक दिन हरियाणा के किसानों के बीच में धान रोपते हुए खड़े हैं, एक दिन इस देश के प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों की समस्याएं सुनने के लिए मुखर्जी नगर में खड़े हैं, एक दिन सब्जी मंडी में लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं, एक दिन किसानों के साथ खड़े। आप वो एक तस्वीर याद करिए विनोद जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, के वो यहां से हाथरस पहुंचते हैं और वो दलित परिवार जिसकी बिटिया को बलात्कार के बाद, मृत्यु के बाद रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के जला दिया गया था, उसके पिता की पीड़ा समझिए। राहुल गांधी वहां जाते हैं, कोई आडंबर नहीं करते, वो उसके पैर पे ऐसे हाथ रखते हैं, वो इतनी मार्मिक तस्वीर है, उस तस्वीर के मर्म को महसूस करिए। संभल के पीड़ितों को राहुल गांधी लाते हैं तो एक पीड़ित ऐसे राहुल गांधी का हाथ पकड़ के बैठा है, इस भरोसे को महसूस करिए। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी चर्चाएं क्या है? राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती? राहुल गांधी टी-शर्ट पहन के आते हैं, राहुल गांधी जूता कौन सा पहनते हैं? मैं शो में गया, मुझसे पूछा गया राहुल गांधी जी जूता 2 लाख का पहनते हैं? मैंने कहा नहीं, वो 17,000 का है। बोले नहीं हमने तो सुना है 2000 का। हमने कहा आपने व्हाट्सएप पे पीएमओ से आया रहा होगा आपको? बोले नहीं हमने कहा मैं कंपनी बता दे रहा हूं। तो ये बहस का जब मुद्दा है देश में तो आप अन्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वो जूता देख के मुझे लगा अच्छा जूता है, जाकर मैं भी खरीदूं। मैंने जाके उसका रेट पता किया, बाद में मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगा तो मैंने नहीं खरीदा। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं और भरी सर्दी में टी-शर्ट पहन के निकल रहे हैं वो, तो आम आदमी भी जानना चाहता है, मीडिया इस पर अगर सवाल पूछ रहा है या सोशल मीडिया पर हो रहा है कि भैया टी-शर्ट में इनको ठंड नहीं लगती, तो इसमें गलत क्या है भाई? बल्कि मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं, आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए। क्या जाते हैं? अभी टी-शर्ट पहन के आते थे, कहते कि आप क्या अभी प्रतापगढ़ खाए हम भी, लेकिन आप तो जैकेट पहने, आप तो जो है देवतुल्य हैं, आप कुछ भी पहन ले, आपको सब आपको ठंडी छू सकती है। ये तो क्या है उसके पीछे? देखिए मैं एक बात कहूं, राहुल गांधी जी टी-शर्ट पहन के आए, भाई वो फिट हैं और वो पैदल चल रहे हैं। पैदल चल, जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, रोज सुबह उठ रहा है, 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है, उसको पता है थोड़ी देर बाद जब गर्मी लगेगी तो हमें जैकेट स्वेटर सब उतारना ही है, तो वो सुबह ही उतार दिया, पूरे साहस के साथ निकल पड़े। और अब उस समय मतलब प्रधानमंत्री जी तब उस पर बात नहीं करेंगे, देश का मीडिया विषयों पे बात नहीं करेगा। आपका कनेक्ट बन गया, कर्नाटक में सरकार हो गई, तेलंगाना में सरकार हो गई, हिमाचल में सरकार हो गई, तो कनेक्ट बन गया। देश में लगातार आप हारते रहे तो कनेक्ट नहीं, तब आपको मीडिया को दोष देना है, तब आपको कोई पत्रकार खोजना है, तब आपको कुछ और खोजना है। मसला क्या हर्षवर्धन जी? जब राहुल गांधी जी मतलब कांग्रेस कहीं हार जाए तो आप राहुल गांधी जी को दोष देंगे, भाजपा कहीं हार जाए तो नड्डा जी को दोष देंगे। उसी हिमाचल में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रत्याशी को बागी को बिठाने के लिए फोन किया था, ऑडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल, और मीडिया में चर्चा। लेकिन जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आने लगा और मीडिया को समझ में आया कि अब हार रही है भाजपा, तो नड्डा जी की फोटो आ गई। इस पे तो मैं डिबेट में था, मुझे चैनल नहीं याद है, मुझे चैनल नहीं याद है, प्रधानमंत्री जी को दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री से फोन किया, वो भी हार गया। प्रधानमंत्री आप समझिए, आप क्या से लोग छोड़ कर जाते हैं, राहुल गांधी बात तक नहीं कर पाते। लोग कहते हैं राहुल गांधी से 3-3 साल अपॉइंटमेंट आपके नेता जो आपसे कहता है, मैं कह रहा हूं, देखिए जो छोड़ के गए हैं वो आकर के क्या बताएंगे हम क्यों गए? वो ये बताएंगे क्या कि ईडी ने बुला लिया था और बोल दिया था कि या तो भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ? वो यही बताएंगे कि राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था।
अरे इमरान भाई और बताएं क्या? क्यों ये कह रहे हैं एकदम कांग्रेस का हर नेता एकदम भ्रष्टाचारी सीधी सच्ची बात हर एक की कही है। फाइल खुली नहीं, ऐसे आप क्यों कह रहे देखिए, हैं? फाइल तो आपकी निकालने पे आ जाए तो निकल जाएगी। फाइल नहीं, तो निकालिए ना, निकल most सकती है। welcome। नहीं अरे, फाइल तो most सबकी welcome। देखिए, एजेंसी सरकार चाह ले तो भैया इस देश में जिसको चाहे जेल भेज दे, एकदम प्रैक्टिकल बात है। मतलब बड़ा देसी अंदाज में कह रहा हूं। मुसलमानों का सबसे अच्छा ख्याल कौन सी पार्टी रख सकती है इमरान प्रतापगढ़ी? जो संविधान का सम्मान करेगी वही रख सकती है, लेकिन जो संविधान बदलने का नारा लगाएंगे अपने चुनावी भाषणों में वो कभी नहीं रख सकते। ना मुसलमान का, ना हिंदू का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना इस देश के गरीबों का। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं आपने घुमा दिया। नहीं घूम असदुद्दीन मतलब आप ओवैसी ही के- चाहते हो कि आप जो जैसा चाहो मैं वैसा बोलूं। नहीं, मैं- आप घुमा के सवाल पूछो, हम सीधे सीधे जवाब दें। ओवैसी के 5 एमएलए कैसे जीत गए बिहार में, आप मुझे पिछली समझा बार दें। भी 5 ही जीते थे। इस बार कैसे जीत गए पिछली आप बार भी बताइए। 5 ही जीते थे भाई। ठीक है, बहुत आपने सारे उनको नहीं मैंने लिया कहा आपके ना, साथ? मैंने कहा बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि चुनाव में एक चीज ना हार का कारण बनती है ना एक चीज जीत का। मैं एक दिन पूर्णिया में रुका था, गृह मंत्री जाकर के पूर्णिया में रुके, तो बहुत सारे कारण हैं। वो सारा मुस्लिम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आप ला पा रहे? कांग्रेस किसी एक धर्म और एक जाति और एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं, कांग्रेस सबकी पार्टी है। हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, सिखों की भी, ईसाई की भी, दलितों की भी, गरीबों की भी, सबकी पार्टी है। तो पहली बात आप उसको जैसे ही मानक भाई, जैसे ही मीडिया सवाल पूछते हैं सारा मुसलमान कांग्रेस के साथ क्यों नहीं, तो मीडिया एक हिडन तौर पर एक मैसेजिंग करना चाहती है कि नहीं नहीं इसका मतलब कांग्रेस तो मुसलमानों की पार्टी। कांग्रेस सबकी पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली। इमरान भाई, लेकिन एक दोहा है कि एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए। तो सब साधे के चक्कर में कांग्रेस में कुछ भी हो, देखिए संविधान कुछ भी नुकसान हो जाए, मैं राहुल गांधी को इसलिए भी पसंद करता हूं कि वो व्यक्ति वोट पाने के लिए कभी भी नफरत वाली बात नहीं करता, जोड़ने की बात करता है, प्रेम की बात करता है। प्रेम को फैलाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसमें आपको बड़ा मेहनत करनी पड़ती है। ये नफरत बहुत आसान है, ये नारा आप ही का था ना, बहुत आसान ये नारा आप ही का था ना, नफरत के बाजार में मोमबत्ती दुकान खोले। नहीं, ये राहुल जी का नारा था। नहीं, राहुल जी ने तो इसको बोला। नहीं, राहुल जी का नारा, कॉइन तो आप ही नहीं किया। नहीं, जो बोलता है नारा उसी का होता है, उसी की उपज होती है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं नारे नहीं लिखता, मैं कविताएं लिखता हूं। मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? हाँ तो कब? ये बात आपको भाजपा के नए कार्यकारी अध्यक्ष से पूछना चाहिए, जिनको कोई नहीं जानता था और एक बार की वो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। ऐसे ही दिन किसी दिन कोई नया प्रधानमंत्री भी भाजपा लेके आ सकती है। राहुल जी बन सकते हैं क्या पीएम? राहुल जी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। पक्का ही? अगर उससे पहले मध्यावधि चुनाव हुए तो उससे पहले बनेंगे। क्या मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं? भाजपा करवा सकती है। भाजपा क्यों करवाएगी? जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से तो करवा भी सकती है। बताइए, अपना विश्लेषण तो बताइए कैसे। मेरा मानना है नहीं, मध्यावधि चुनाव बहुत एक्सट्रीम बात हो जाएगी, लेकिन 2029 में जो सरकार जाते जाते रह गई थी वो चली जाएगी। आप देख लीजिएगा, 240 सीटें भाजपा लेके आई थी, वो जो 20 सीटों की कमी थी वो विपक्ष पूरा करेगा, बहुत शानदार तरीके से पूरा करेगा। 2 बैसाखियां हैं, दोनों बैसाखियां हटेंगी। और पीएम कौन बनेगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको लगता है पीएम बनने की काबिलियत, वो स्किल्स, वो इससे ज्यादा किसी में क्या काबिलियत चाहिए? जिसकी डिग्रियों का पता ना हो वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, और जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं। आप पैमाना क्या रखते हैं? जो लोगों को जाकर के जनता के बीच में खड़ा हो, मुद्दों पे बात करे, दुनिया के किसी मंच पे खड़ा हो, मुद्दों की बात करे, पार्लियामेंट में भी मुद्दे उठाए, उसमें काबिलियत नहीं है। काबिलियत जो लफाजी करे, जिसको बोलना बहुत अच्छा आता हो। मुझे लगता है मनमोहन सिंह जी को बोलना बहुत कम आता था, बहुत कम बोलते थे, लेकिन 10 साल का उनका जो शासनकाल था उसमें देश उदारीकरण के जिस शानदार उससे गुजरा है, हमारी इकोनॉमी जहां गई है, हमारा रुपया जहां था, आज तो आप सुषमा स्वराज जी का भाषण याद करिए, सबको याद होगा। इमरान भाई, इसी देश की पॉलिसी संसद में, पैरालिसिस का इसी दौर देश था। की संसद में आपके लिए रहा होगा। नहीं, हमारा नहीं देश था। के लिए वो बहुत मजबूती का दौर था। 10 देश का बहुत मजबूती का बड़े दौर था। उद्योगपति, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने इसको कहा था ये लॉस्ट डेकेड है, हाँ। पॉलिसी पैरालिसिस का समय। मुझे लगता है, ये अगर आपको ध्यान हो, वो सारे बयान थे। मुझे हर्षवर्धन जी रुपया 58 रुपए का छोड़ करके नरेंद्र मोदी जी को देके गए थे, $1 के मुकाबले। $1 58 रुपए का था, आज 91 रुपए का है। अब आप कहेंगे कि नहीं डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, तो फिर नेपाल की करेंसी क्यों नहीं उस लेवल पे जा रही? क्यों नहीं अफगानिस्तान की करेंसी, क्यों नहीं श्रीलंका की करेंसी, क्यों नहीं भूटान की करेंसी? बहुत आसान है ये कह देना कि वो पैरालिसिस का दौर था। इस संदर्भ मैंने आपको गिनाया ना, 91 रुपए का रुपया हो गया। सुषमा स्वराज जी ने देश की $1 91 का हो गया, देश की संसद में कहा था, रिकॉर्ड में है ये भाषण, कि जब जब देश का रुपया गिरता है तब तब प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अब नहीं गिरती क्या? प्रधानमंत्री की उम्र के पार निकल गया रुपया, अब नहीं गिरती क्या? कोई सवाल नहीं पूछता, मीडिया सवाल नहीं पूछती। तब तो देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी ट्वीट करते थे कि शुक्र है मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर नहीं है। होता था कि नहीं? तो ये होता था। आज एक पेड ट्वीट टाइप का एक जैसा ट्वीट देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जाता है और सेलिब्रिटीज वो ट्वीट करते हैं। हमने जिनको राज्यसभा में बिठाया उनसे भी कभी पेड ट्वीट नहीं कराए, स्क्रिप्टेड ट्वीट नहीं करवाए। क्या गलती की आप लोगों ने? जिनको राज्यसभा भिजवाया उनके लिए आप ठीक मानते हैं? बड़ा दिल समझ के कहेंगे कि नहीं गलती की, लेकिन मेरा मानना है कि गलती की। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूं कि जिनको राज्यसभा में भिजवाया उनके लिए पार्टी से लोगों से काम लेना सीखिए। हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम अपनाए जा रहे थे, आज वो ऐसे खामोशी के साथ देश की संसद में बैठे रहते हैं ना,
कि दुआ सलाम भी बड़ी चुप्पे चुप्पे करते हैं। लेकिन मतलब ये इलाहाबादी और प्रतापगढ़ी अंदाज में बता ये रहा। कमाल है कि एक समय में कहा जाता था कांग्रेस सत्ता वाली पार्टी है, विपक्ष में भाजपा हमेशा रहेगी, सत्ता में आती है तो विपक्षी रहती है। आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं कि भाजपा को सत्ता चलानी आती है, लेकिन आप तो विपक्ष में रहना नहीं सीख पा रहे हैं। विपक्ष के नेता नहीं इमरान भाई, विपक्ष के नेता के तौर पर जिम्मेदारी अलग हो जाती है ना। प्रधानमंत्री तो जा सकते हैं दौरों पर, लेकिन क्या विपक्ष के नेता को ज्यादा मजबूती से नहीं रहना? एक लाइन का सवाल जोड़ उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने वो एसयूवी के बोनट पर खड़े होकर कहा था प्रियंका जी को यहां छोड़कर जा रहा हूं चुनाव लड़के, और वो कौन सी शीला कौल जी वाली कोठी किसमें रंग चुना सफाई हो रहा था, आपको पता तो है? आप फिर 27 आ गया, 25 तो खत्म हो गया। हम जब आपने कहा ना कि कांग्रेस कह रही है कि भाजपा कैसे लड़ेंगे बताइए? चलाना था। दो चीजें होती हैं, परिवार में एक पिता है, बच्चे को रोज थप्पड़ मार के भी परिवार चलाता है और अच्छी परवरिश करके और आगे बढ़ा करके प्यार से पुचकार के भी परिवार चलाता है। तो कांग्रेस ने सबको समेट करके प्यार से जनता नहीं मान रही है ना सर। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करके, डरा करके, धमका करके, एक बात नहीं मान रही है, एक कहीं कोई कुछ बोल दे, पत्रकार कुछ लिख दे, जो स्वतंत्रता उस दौर में पत्रकारों को थी, आप ईमानदारी से बताइए। कर्नाटक से पुलिस देश भर में घूमती रहती है, छत्तीसगढ़ में सरकार थी आपकी, देश भर में पुलिस घूमती रही, अरविंद केजरीवाल ने वहां से भेज दिया। जैसे तो ऐसा नहीं है, सभी सरकारें मिर्जापुर भूल जाते हैं, सभी सरकारें भूल जाते हैं। मैं कह रहा हूं सभी सरकारें मीडिया की कोई सगी नहीं है, मुझे भ्रम नहीं है, कॉन्फ्रेंस से मुझे कतई भ्रम नहीं है। हर सरकार मीडिया को दबाना चाहती है, ये मीडिया के ऊपर तय कर रहा है। ज्यादा दबा रहे हैं आप कई पत्रकारों की, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। सुनिए, मैं क्या ज्यादा दबाना और दबाना सत्ता का एक नेचर होता है, ये सच्चाई है। मीडिया को छोड़िए, राजनेता से हट के बात कर रहा हूं। जनता से आपका कनेक्ट क्यों नहीं बन पा रहा है, इस पर बात कीजिए ना। हर्षवर्धन जी, सत्ता का एक नेचर होता है, जाहिर सी बात है वो अपने हिसाब से चलती है, लेकिन एक लेवल पे आकर के थोड़ा लिहाज, आंख में पानी, शर्म लिहाज, वो भी एक कोई चीज होती है। अब आप उसको मानिए या ना मानिए, मैं कह रहा हूं आप कर्नाटक का पुलिस देख रहे हैं, आप मिर्जापुर की पुलिस नहीं देख रहे, आप बनारस के डीएम को नहीं देख रहे, चंदौसी में मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने जेल भिजवा दिया। सर, तन से जुदा जैसा कौन सा नारा कौन लगाता है? क्योंकि देखिए ये अब तो बड़े बड़े मौलाना, मौलवी, स्कॉलर भी कहने लगे हैं कि हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। आप उनको कवर फायर देने की बात कहते हैं, कौन इन नारों की हिमायत कर रहा है? नहीं, कौन इन नारों की हिमायत कर रहा है? जो नारे लग रहे हैं, बड़ा गंभीर मसला है। मैं हर्षवर्धन जी, मैं आपसे पूछता हूं, इसमें तू मैं वाला है, आप बताइए सर, तन से जुदा जैसा बिल्कुल कौन सा ऐसा नारे लगा करके मॉब लिंच कर देना, उसी नारे जैसा नहीं है। सरतन से जुदा जैसा मुझे बताइए कौन सा ऐसा कॉल है, जेनोसाइड कॉल है सरतन से जुदा? नारा लगा कैसे उसकी वकालत आप कर देना? जो मॉब लिंच करते हैं वो कौन सा नारा लगाते हैं? नहीं, जो भी मॉब लिंच कर रहा है उसको कानून के दायरे में हर कोई निंदा, और टीवी चैनलों पर नहीं चलता, नहीं चलेगा, उनके ऊपर एक्शन। आप मुझे बताइए, वर्दी में सुनिए ना, पैरेलल एक नारा आप बताइए। मैं एक बात आप एक सुनिए ना हर्षवर्धन जी, वर्दी में चेतन नाम का एक आरपीएफ का कांस्टेबल धर्म पूछ करके गोली मारता है ट्रेन में, आपको ये आतंकी घटना नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल लगती है। तो कोई भी जो गोली चला रहा है, कोई भी गोली नहीं, मैं बता रहा हूं, एक फायरिंग हो रही है आपस में, वो गोली और इस गोली में अंतर, आप गोलियों में अंतर पहचानना शुरू करिए। तो हिंदू साम्राज्य बनाने के लिए आपके साथ हर्षवर्धन जी, आपके साथ मसला क्या है ना, पहलगाम में धर्म पूछ कर मारा गया था। आपके साथ हर्षवर्धन जी, आप सिलेक्टिव कहां होते हैं? आप दो अपराधियों के बीच में गोली चलने को भी वध बोलते हैं और गांधी जी का पैर छू करके गोली मारने को भी वध बोलते हैं। नहीं, ये आतंकवादी घटना, आपराधिक घटना और आतंकवादी घटना में अंतर आप करते समय जिस दिन ईमानदार हो जाएंगे, गोली चलाए या कोई भी गोली चलाए, गोली चलना, गोली चलना, किसी नारे के लिए देश में कोई जगह नहीं। गाइस, आप लोगों ने वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपका जो राय है कमेंट करके बता देना। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इमरान प्रतापगढ़ी के सामने कोई भी नैरेटिव नहीं चलता, जो भी सवाल पूछा जाता है हर एक सवाल का बहुत ही अच्छा जवाब देता है, ठीक है। अपने डिबेट में भी वही देखा कि इमरान प्रतापगढ़ी से सवाल चाहे जैसा भी किया गया, वो हर एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया, ठीक है। बाकी इस वीडियो के ऊपर आपका जो राय है कमेंट करके बता देना। और इमरान प्रतापगढ़ी ने यहाँ पे मतलब जो 3 वरिष्ठ पत्रकार थे और एक एंकर थे, सबका जवाब कैसा दिया उसको लेकर आप कमेंट कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगले एक नया वीडियो पे।